बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर प्रिवेंटिव रिलीफ के बारे में आज बात करेंगे, जिसको हम इंजंक्शंस भी कहते हैं। प्रिवेंटिव रिलीफ बुक के अंदर पार्ट 2 है और रेलिवेंट जो सेक्शन है वो 52 से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रिवेंटिव रिलीफ, इसका मकसद क्या है? प्रिवेंटिव रिलीफ का किस वक्त जारी किया जाता है और किस मकसद के लिए जारी किया जाता है? तो एक पार्टी को कोई एक्ट करने के लिए या फिर उस किसी इलीगल एक्ट से रोकने के लिए कोर्ट से, जब सिविल कोर्ट में जब दावा दायर किया जाता है और कोई केस चल रहा है अदालत के अंदर, तो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई भी इसके अंदर कोई इशू है, तो उस दौरान भी अगर फ्रीकैन समझते हैं कि प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड मैटर है, उसको फर्दर एलियनेट होने का खतरा है, तो फिर इंजंक्शन के जरिए उस प्रॉपर्टी को तो स्टे ले लिया जाता है। इसका रेलेवेंट सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 52। प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। Preventive relief is granted at the discretion of the court by injunction, temporary or perpetual. सेक्शन 52 के मुताबिक प्रिवेंटिव रिलीफ दो तरह से ग्रांट किया जाता है, जिसके अंदर टेम्परेरी है और दूसरा है परपेचुअल। अब काइंड्स जब देखते हैं इंजंक्शन की, तो 3 काइंड्स बनती हैं इंजंक्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल है टेम्परेरी इंजंक्शन, सेकेंडली है परपेचुअल इंजंक्शन, उसके बाद है मैंडेटरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन, जब एक दावा कोई भी सिविल सूट कोर्ट में चल रहा है, ज़ेर समाअत है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई फ्रीक, उसको अंदेशा है कि इस प्रॉपर्टी को कोई फ्रीक सेल आउट ना कर दे, फर्दर एलियनेट ना कर दे, तो फिर उसको उस एक्ट से रोकने के लिए कोर्ट से रजू किया जाता है। उसी दावा के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है टेम्परेरी इंजंक्शन की, जो कि उस कोर्ट के अंदर सीपीसी के तहत ऑर्डर 39, रूल 1 एंड रूल 2, इसके तहत एप्लीकेशन फाइल की जाती है। और इसके साथ जो 151 सेक्शन है सीपीसी का, वो भी मेंशन किया जाता है कि कोर्ट को पावर की जुरिडिक्शन हासिल है। कोर्ट की ये डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट समझती है कि अगर बाकी प्रॉपर्टी को कोई अंदेशा है, खतरा है अगर एलियनेट का, तो फिर उसके ऊपर इंजंक्शन लगा सकती है कोर्ट। तो प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब क्या है कि इम्तना है, हुक्म इम्तनाई भी इसको कहते हैं उर्दू में। अब टेम्परेरी इंजंक्शन से पहले एक इंटरम इंजंक्शन है कि जब कोई पार्टी कोर्ट में जाती है इंजंक्शन हासिल करने के लिए, तो फिर जब डिफेंडेंट के आने से पहले तक के टाइम के लिए कोर्ट एक इंजंक्शन ग्रांट कर देती है उस मुद्दई फ्रीक को या साइल को, तो उसको कहते हैं इंटरम इंजंक्शन। यानी कि जो एक्स पार्टी इंजंक्शन होता है, अभी जब तक कि दूसरी पार्टी कोर्ट में नहीं आ जाती तो तब तक कंटिन्यू रहता है। फर्स्ट डेट पे वो नॉर्मली कोर्ट ग्रांट कर देती है। उसके साथ जब कोई इस तरह की एप्लीकेशन या हुक्म इम्तनाई का दावा दायर किया जाता है, तो उसके साथ एफिडेविट लगाया जाता है एप्लीकेशन के साथ, और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं केस को साबित करने के लिए, वो अटैच किए जाते हैं। तो कोर्ट उन डॉक्यूमेंट्स को देख के जब वो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि ये केस चल सकता है, तो फिर वो इंटरम इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। ये भी ऑर्डर 39 के तहत ही ग्रांट किया जाता है। उसके बाद टेम्परेरी इंजंक्शन है। टेम्परेरी इंजंक्शन में जब तक केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, अगर किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी के कोई रकबा है, उसकी कोई
प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसके ऊपर नाजायज कब्जा कर लिया है, या फिर वो गैर कानूनी तरीके से उसने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली है प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए जो एग्रीव पार्टी होगी वो कोर्ट में जाएगी, और रिकवरी ऑफ पोजेशन का भी हो सकता है दावा, डिक्लेरेशन का भी हो सकता है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है कि अगर किसी ने इलीगल और कोई डॉक्यूमेंट बना के प्रॉपर्टी के नाम बनवा ली है, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का भी हो सकता है। अब इस तरह के दावाजात के अंदर जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला चल रहे हो, मैटर्स चल रहे हो कोर्ट के अंदर, तो फिर वही कोर्ट ये इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है, टेम्परेरी इंजंक्शन। इसके अंदर एप्लीकेशन फाइल की जाती है टेम्परेरी इंजंक्शन। अब इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है स्टेटस को, कि जो भी फिल वक्त जब दावा या दरख्वास्त दायर की जा रही है कोर्ट के अंदर, तो जो एक उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसकी कंडीशन है प्रेजेंटली जिस वक्त वो दावा या दरख्वास्त दायर की जा रही है, उसको मेंटेन रखना है, उसको बरकरार रखना है। जो भी उसके हालात हैं, जिन हालात में वो प्रॉपर्टी मौजूद है, पड़ी हुई है, उसकी हैयत को, उसकी शक्ल को चेंज नहीं करना है। उसको कहते हैं स्टेटस को, यानी कि हालात हाजिरा को बरकरार रखना है। अब आप सीपीसी का ऑर्डर 39 जब पढ़ेंगे, उसका रूल 1 एंड रूल 2, तो उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स का भी जिक्र किया गया है, किन हालात के अंदर इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, टेम्परेरी इंजंक्शन। तो प्राइम इसके अंदर मेनली जो कोर्ट्स हैं वो 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि 3 ग्राउंड हैं टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए। इसके लिए पहली ग्राउंड या फर्स्ट ग्राउंड जो है वो प्राइमा फेशी केस। जो फरीक अदालत के अंदर आया है अपना मुकदमा लेकर, और वो साथ ही दरख्वास्त अपनी इम्तनाई भी दायर कर रहा है, तो उसको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए जब डिफेंडेंट भी आ जाता है, वो उस एप्लीकेशन का रिटर्न रिप्लाई फाइल करता है, और फिर दोनों फ्रीकैन को आर्गूमेंट्स के लिए एक डेट जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है। अब वो फिक्स डेट के ऊपर जब आर्गूमेंट्स होते हैं, तो फिर 3 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर टेम्परेरी इंजंक्शन को डिसाइड किया जाता है किसी भी पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में। तो पहली ग्राउंड जो है वो प्राइमा फेशी केस। प्राइमा फेशी केस ये है कि वादियत नज़र में वो मुकदमा जो अदालत में चल रहा है वो मजबूत है, और उसके पास जो प्री कोर्ट के अंदर पहले वो जो अपना केस लेके आया है, वो उसके इतने प्रूफ्स हैं, शवाहिद हैं, एविडेंस है कि वो अपने मुकदमे को साबित कर सकता है। तो फिर ये कोर्ट देखेगी कि प्राइमा फेशी केस बन रहा है, केस मजबूत है, ऐसा नहीं है कि ये जल्द ही इसको खारिज कर दिया जाएगा, बल्कि उसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है कि केस चल सकता है। दूसरे नंबर पर आप जो ग्राउंड इसके लिए बयान की जाती है या कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, वो है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिसको उर्दू में पैमाना सहूलत का झुकाव भी कहते हैं। अब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करना है, तो उसके लिए टेम्परेरी इंजंक्शन को ग्रांट करने के लिए कोर्ट ये देखेगी कि अगर जो फ्री कोर्ट के अंदर आया है वो अपनी दरख्वास्त लेके आया है कि उसको टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाए, अगर तो इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाता है, कोर्ट अगर समझती है कि अगर कर दी जाए, तो फिर कन्वीनियंट कन्वीनियंट कौन सी पार्टी रहेगी, ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सी पार्टी होगी, सहूलत किसको ज़्यादा मुयसर हो जाएगी,
और बाकी केस का फैसला तो एविडेंस की बुनियाद के ऊपर होना है। लेकिन उससे पहले ऐसा ना हो कि अगर इंजंक्शन ग्रांट ना किया तो दूसरी पार्टी जो है वो उस केस की तकमील से पहले पहले, मुकदमे को कंक्लूड होने से पहले पहले कहीं इतने हाथों में वो सेल ना कर दे ताकि उनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाए उस प्रॉपर्टी को। तो इसलिए सहूलत देखनी है कि वो किस फ्री को हासिल हो रही है। अगर तो वो जो साइल कोर्ट के अंदर आया है मुकदमा लेकर या दरख्वास्त लेकर हुक्म बनाई की उसकी फेवर में है, तो फिर कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट वो उसकी फेवर में ऑर्डर जारी कर सकती है, दूसरी फ्री को इंजंक्शन के तहत रोक सकती है किसी भी इलीगल एक्ट से। तीसरे नंबर पर जो ग्राउंड बनती है वो उसके लिए है इरिपेरेबल लॉस। इरिपेरेबल लॉस नाकाबिल तलाफी नुकसान, कि अगर जो फ्री कोर्ट के अंदर हुक्म इम्तनाई के लिए आया है, हासिल करने के लिए आया है, तो उस फ्री को कहीं नाकाबिल तलाफी नुकसान ना आ जाए अगर इंजंक्शन ना ग्रांट किया गया तो दूसरा फरीक जो डिफेंडेंट है, जो मुतल है या जो रिस्पोंडेंट है, वो उसको ऐसा ना हो कि वो इसको इरिपेरेबल लॉस कॉज कर दे, जिसके तहत फिर वो पार्टी जो फरीक है उसको उसका जो दावा दायर करने का मकसद ही ना फौत हो जाए। तो इसलिए फिर ये तीन कंडीशन हैं जिनको देखना होता है। और जो पार्टी अपनी एप्लीकेशन लेके आती है ऑर्डर 39 के तहत, उसको ये तीन ग्राउंड को अपनी फेवर में साबित करने के लिए प्रूफ देने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर। इसी तरह फिर दूसरी पार्टी भी इसके ऊपर आर्गूमेंट करेगी। जो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी तो वो कोर्ट ये फैसला कर सकती है, ग्रांट भी कर सकती है और एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर सकती है। ये सेक्शन 53, सेक्शन 53 टेम्परेरी इंजंक्शन आपने पढ़ लिया। उसके बाद परपेचुअल इंजंक्शन है। परपेचुअल इंजंक्शन जब एक फरीक ये चाहता है कि उसकी जो इस्लाह है कोर्ट से, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर और कोई मैटर है, कोर्ट ये समझती है कि इसको इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, और वो फरीक जो है वो कोर्ट में जो अपना केस लेके आया है वो चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसको ये रिलीफ हासिल हो, ये नहीं कि मुकदमे तक या मुकदमे की समाअत तक, बल्कि मुकदमे की समाअत के बाद हमेशा के लिए वो ये कोर्ट से दावा दायर करता है परपेचुअल इंजंक्शन का, कि जिसको आप दवामी दावा हुक्म इम्तनाई दवामी भी कहते हैं इसको उर्दू में, तो वो दायर किया जाता है। और फिर ये भी इसी तरह तो एक प्रॉपर मुकदमे की तरह एक केस चलता है, इसके तहत दोनों फ्रीकैन को बुलाया जाता है और फिर इशूज फ्रेम होते हैं और एविडेंस कलेक्ट की जाती है। उसके बाद फिर आर्गूमेंट्स होते हैं और उसके बाद इस मुकदमे के अंदर कोर्ट फैसला करती है। तो perpetual injunctions, a perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon merits of the suit. The defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. अब a perpetual injunction डिग्री के तहत ग्रांट किया जाता है प्रॉपर, जैसे एक आम जो केस होता है उसकी डिग्री कोर्ट ग्रांट करती है, इसी तरह कोर्ट डिग्री के तहत ये फैसला करती है दावा हुक्म इम्तनाई दवामी का। अब इसके तहत जो डिफेंडेंट है उसको रोका जाता है परपेचुअली, हमेशा हमेशा के लिए उसको किसी इलीगल एक्ट से रोक दिया जाता है। परपेचुअली इंजॉइंट, इसका मतलब यह है कि उसको मजबूर करना, उसको हुक्म देना कि वो उस काम से रुक जाए। और enjoined from the assertion of a right or from the commission of an act which would be contrary to the rights of the plaintiff. अब वो जो डिफेंडेंट है वो मुद्दई या प्लेंटिफ के कुछ राइट्स हैं वो उनको मानने से इनकार कर रहा है, अगर
एक प्रॉपर्टी का राइट है प्लेंटिफ का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका कोई राइट बनता है, लेकिन जो डिफेंडेंट है वो इलीगल वे से उस प्रॉपर्टी को मान ही रहा उसकी प्रॉपर्टी है, बल्कि वो कह रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है या किसी और की प्रॉपर्टी है, और वो उसके ऊपर कब्जा करता है, या फिर वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के, अगर वो लैंड है तो उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन बना लेता है, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है तो कोई कास्ट वगैरह करना चाहता है, तो इस तरह करके वो प्लेंटिफ के राइट्स को मानने से इनकार कर रहा है। तो प्लेंटिफ के पास ये एक रेमेडी है कि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत उस खरीद को हमेशा हमेशा के लिए रोक सकता है ऐसा करने से। इसके बाद 54 सेक्शन परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड। अब इसकी कुछ ग्राउंड है कि जिस तरह हमने टेम्परेरी इंजंक्शन पढ़ा था उसके अंदर भी ग्राउंड है, 3 वजूहात की बिना पर ये इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। तो 54 के अंदर परपेचुअल इंजंक्शन की ग्राउंड्स हैं, subject to the other provision contained in or referred to by this chapter. A perpetual injunction may be granted to prevent the breach of an obligation existing in favor of the applicant, whether expressly or by implication. When such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules and provisions contained in Chapter 2 of this Act. When the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right to or enjoyment of property, the court may grant a perpetual injunction in the following cases named. अब जो ऊपर 3 पैराग्राफ्स पढ़े हमने, इसके अंदर यही बयान किया गया है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है कोर्ट को कि एप्लीकेंट अगर कोई साइल आता है कोर्ट के पास और उसके हकूक कोई तलब कर रहा है, उसको महरूम कर रहा है उसके कानूनी हक से, तो फिर वो कोर्ट के अंदर आकर वो ये इस सेक्शन के तहत उस फ्री को, उस डिफेंडेंट को, उस रिस्पोंडेंट को उसके इस इलीगल एक्ट से रोक सकता है। और फिर अगर किसी ने अभी धमकी ही दी है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरी है लिहाजा मैं इसको हासिल करूंगा आपसे, इलीगल वे से वो इस ये बात कर रहा है, धमकी लगा रहा है, तो इस सूरत के अंदर भी वो करीब जाकर कोर्ट में ये रिलीफ हासिल कर सकता है। अब इसकी ग्राउंड्स देख लेते हैं। ए सब क्लास ये है, वेयर द डिपेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। अब जब ट्रस्टी का रिलेशनशिप होगा उसका डिपेंडेंट का प्लेंटिफ के साथ, ट्रस्ट के तौर पर उसको प्रॉपर्टी दी गई है, तो उस सूरत के अंदर अगर वो जो ट्रस्टी है वो उस प्रॉपर्टी को कहीं फर्दर बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर उस ओनर का राइट जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्लेंटिफ का जो राइट है उससे इनकार कर रहा है वो, तो इस सूरत के अंदर भी वो परपेचुअल इंजंक्शन हासिल कर सकता है। Where there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion, जब कोर्ट ये कोर्ट उस वक्त ग्रांट करेगी कि जब ये जाहिर करेगा अपना मुकदमा जो कोर्ट के अंदर लेके आया हुआ है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, जो वो इलीगल एक्ट करना चाह रहा है, तो वो प्लेंटिफ को इतना लॉस होगा कि जो उसका तयन नहीं किया जा सकता, बेहद लॉस होगा, नुकसान होगा इस एक्ट से। इसलिए फिर डिफेंडेंट को उसकी इस इलीगल एक्ट से रोकना नहायत ज़रूरी है। उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि किस तरह उसको मुहैया किया जाएगा कि कितना लॉस हुआ है उसके इस एक्ट से, तो लिहाजा उसको एक्ट करने से ही रोकना प्रॉपर रिलीफ बनता है। C, where the invasion is such that the pecuniary compensation could not afford adequate relief। अब जो इन्वेजन है, जो गैर कानूनी मुदाखलत है जो डिफेंडेंट कर रहा है, अब अगर वो कामयाब हो गया तो फिर उस मुदाखलत को का अजाला पैसों से नहीं किया जा सकता, माली तौर पर माली मुआवजा से वो मुदई का या साइल का नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए फिर उस डिफेंडेंट को रोकना ही बेहतर है इस सेक्शन के तहत। Where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion,
अब ये एक नई ग्राउंड है कि जब ये इम्कान मौजूद हो कि माली मुआवजा जो बनता है वो डिपेंडेंट अदा ही नहीं कर सकता, उसका सोशल स्टेटस या फाइनेंशियल उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसके एक्ट से जो लॉस होगा, जितना ज़्यादा जितनी बड़ी रकम का लॉस होगा उससे वो माली तौर पर हासिल ही नहीं किया जा सकता। तो इस सूरत के अंदर भी उसको रोकना ही प्रॉपर रिलीफ बनता है, इसलिए फिर उसको उसके खिलाफ इंजंक्शन आ सकती जाएगा। नेक्स्ट, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये है कि एक सिविल केस चल रहा है किसी एक अदालत के अंदर, तो एक और केस दूसरा फरीक या कोई एक फरीक और मुकदमा उसी कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर दायर कर दिया है उसने, तो उस मुकदमे को रोकने के लिए जो बाद में दायर हुआ है कि उस मुकदमे को उसके ऊपर स्टे लगवाने के लिए भी सेक्शन 54 के तहत दायर किया जाएगा केस। तो इसलिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि दावाजात की कसरत को रोकने के लिए, क्योंकि पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को फ्रिवलस लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व करके उसको तंग करती है और उसके अपने राइट से उसको वापस हटने के लिए कहती है और इस तरह के हरकतें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर कोर्ट ने ये 54 सेक्शन के तहत रेमेडी दी है कि इसके तहत आप जो दूसरी बार या तीसरी बार मुकदमा दायर होगा उसको रोकने के लिए भी, मुकदमे को रोकने के लिए भी ये दायर किया जा सकता है। ये ग्राउंड थी परपेचुअल इंजंक्शन की। 54 में अब 55 है, तो थर्ड काइंड है इंजंक्शन की मैंडेटरी इंजंक्शन। When to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts which the court is capable of enforcing. The court may, in its discretion, grant an injunction to prevent the breach complained of, and also to compel performance of the requisite acts. Mandatory injunction इसको कहते हैं हुक्म इम्तनाई ताकीदी, लाजमी भी इसका मतलब निकलता है। अब इसके अंदर ये है कि एक तो है जो पार्टी जो डिफेंडेंट या मुखालिफ फरीक, एक उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कोई एक्ट करने की, वो अदा नहीं कर रहा है। जैसा कि किसी का कोई उसके ऊपर ड्यूटी आयद है, सरकारी तौर पर भी हो सकता है या फिर प्राइवेटली भी हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फरीकैन के दरमियान, अब वो अपने परफॉर्म नहीं कर रहा उस अपने पार्ट को, तो उस सूरत के अंदर भी उसको मजबूर किया जा सकता है कि वो उस अपने एक्ट को परफॉर्म करे जो उसकी ड्यूटी थी, तो उसका उसके ऊपर लाइबिलिटी थी। दूसरे नंबर पर इसके अंदर द कोर्ट में इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच कंप्लेंट ऑफ एंड आल्सो टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ द रिक्विजिट एक्ट। इसके अंदर दो चीजें हैं। पहले तो हमने ये कहा था कि रोकने के लिए, दूसरे फ्री को रोकने के लिए उसके इलीगल एक्ट से इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। यहाँ पर यह है कि एक तो रोकना है और दूसरी तरफ जो उसकी लाइबिलिटी है, जो उसकी ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर भी उसको अमल दरामद करवाना है। दो काम है इसके अंदर, एक है कि वो इलीगल एक्ट से रुक जाए, इलीगल एक्ट परफॉर्म करने से रुक जाए, दूसरा ये है कि जो उसकी ड्यूटी है उसको परफॉर्म करे। वो दोनों चीजें इसके अंदर आ जाती हैं मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर। तो जैसे कि इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि कोई नाजायज़ तौर पर तामीरात करता है, अपने घर की तामीर ऐसे करता है कि लेंटर जो है वो ज़्यादा स्पेस के साथ वो बाहर की तरफ निकाल लेता है, तो वो हमसाए का जो प्लाट है उसके ऊपर उसकी शेड आ रही है, तो वो एक तो उसने इलीगली तौर पर उसको बढ़ाया है, उसको उस एक्ट से अगर वो तामीर कर रहा है तो उसको रुकवाने के लिए दायर किया जाएगा हुक्म इम्तनाई मैंडेटरी इंजंक्शन। साथ ही साथ जितना वो तामीर कर चुका है उसको रिमूव करवाने के लिए भी इसी सेक्शन के तहत 54 सेक्शन के तहत उसको
उसको हटवाया जाएगा और उसको कोर्ट के थ्रू करवाया जा सकता है, और जो उसने इंक्रोचमेंट की है उसको हटाया जा सकता है। इसके बाद 56 सेक्शन है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। अब पहले तो हमने ग्राउंड वो पढ़ी है जिनमें इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, हुक्म इम्तनाई जारी किया जाता है। अब वो ग्राउंड देखते हैं जिनके अंदर हुक्म इम्तनाई से कोर्ट इनकार कर सकती है, क्योंकि ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन का मामला है, तो कोर्ट चाहे तो ग्रांट कर सकती है, कोर्ट अगर चाहे तो उसको रिफ्यूज कर सकती है। और वो कोर्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो इन ग्राउंड्स के ऊपर होनी चाहिए, वो जुडिशियल ग्राउंड्स के ऊपर होनी चाहिए। ये जो जुडिशियल ग्राउंड्स हम पढ़ रहे हैं इन्हीं के ऊपर लीगल जो ग्राउंड बनती है उनके ऊपर कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन को अप्लाई करती है, आर्बिट्रेरली बिल्कुल नहीं अप्लाई करती। एंड 56 है एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड to stay a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought, unless such restraint is necessary to prevent a multiplicity of the proceeding. To stay a judicial proceeding, अदालती कार्रवाई है उसको रोकने के लिए अगर कोई फरीक दायर करती है दावा पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, और वो ऑलरेडी पेंडिंग है, इन विच द इंजंक्शन इज सॉट, अब वो सूट ऑलरेडी चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए कोई फरीक एक मुकदमा है वो चल रहा है, उस मुकदमे वो लाफुल तरीके से वो चल रहा है मुकदमा, ऐसा नहीं है कि वो झूठ की बुनियाद के ऊपर दायर किया गया मुकदमा, बल्कि उसको पार्टी खाम खा रोकना चाहती है, तो उस सूरत के अंदर भी उस मुकदमे को रोकने के लिए नहीं इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। अलबत्ता एक इसकी एक्सेप्शन है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, अगर एक से ज़्यादा जगह पे कोई फाइल किया गया है तो उनको रोकने के लिए वो दावा दायर किया जा सकता है। टू स्टे प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। अब एक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, जैसे कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट है, तो आप कोई फरीक है वो उस केस को रोकने के लिए लोअर कोर्ट के अंदर स्टे के लिए चला जाता है, सिविल कोर्ट के अंदर चला गया उस हायर अदालत के खिलाफ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। टू रेस्ट्रेन पर्सन्स फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी मुकन्ना है, कोई अदारा है, लोकल बॉडी है, या फिर उसके अलावा कोई प्रोविंशियल असम्बली है, नेशनल असम्बली है, उसकी प्रोसीडिंग को जहाँ पे लेजिस्लेटिव काम होता है उसकी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए भी कोर्ट के अंदर नहीं जाया जा सकता कि ये लॉ नहीं बनना चाहिए या ये प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट इस तरह ये ग्रांट नहीं कर सकती। टू इंटरफेयर विद द पब्लिक ड्यूटीज ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर इंटरफेरेंस के लिए, मुदाखलत के लिए नहीं ये ग्रांट किया जाएगा इंजंक्शन, और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, और विद द सॉवरेन एक्ट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, या फिर जो फॉरेन गवर्नमेंट के जो सॉवरेन एक्ट्स है उनको भी रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इलीगल एक्ट्स को रोकने के लिए ये दायर किया जा सकता है किसी गवर्नमेंट के या उसके ऑफिसर के इलीगल एक्ट को, जो अपनी वो तरह से तजावज़ करके उसने जो एक्ट किया है उसको रोकने के लिए इंजंक्शन हासिल किया जा सकता है। टू स्टे प्रोसीडिंग इन एनी क्रिमिनल मैटर, इसी तरह एक तरफ क्रिमिनल मैटर मुकदमा चल रहा है, 302 का मुकदमा चल रहा है, अब उसको रोकने के लिए सिविल कोर्ट में अगर कोई चला जाए तो ये मुकदमा गलत चल रहा है, तो फिर ऐसा कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, ऐसा स्टे ग्रांट नहीं करेगी। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती, तो उसकी ब्रीच को भी नहीं रोका जा सकता। अगर एक पार्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रही अपना एक्ट, तो फिर वो नेचुरल वे में या किसी और तरह से वो परफॉर्मेंस उसकी हो नहीं सकती, तो फिर उसके लिए उसकी जो वायलेशन हो रही है उसको रोकने के लिए भी दावा नहीं दायर किया जा सकता। टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द एप्लीकेंट हैज एटलीस्ट, अब एक एप्लीकेंट है वो
काफ़ी अरसे बाद कोर्ट में आ गया है, उससे पहले उसको पता था कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगल एक्ट हो रहा है या फिर उसकी प्रॉपर्टी किसी के डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने नाम पे लगवा ली है, उसको इस बात का इल्म है, कई सालों बाद वो कोर्ट में जाता है, तो फिर पहले वो इस बात को वो खामोशी से देखता रहा, तो इसलिए फिर उसको इस बात से अब उसका ये हक नहीं बनता कि दोबारा से आगे कोर्ट में वो आए और कोर्ट में ये रिलीफ हासिल करे इंजंक्शन का। When equally efficacious relief can certainly be granted by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust। जब किसी और तरह से कोई रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से इंजंक्शन हासिल करने के अलावा, किसी और वे में इंजंक्शन के अलावा कोर्ट कोई प्रॉपर रिलीफ ग्रांट कर सकती है, मौसर दादरसी मिल सकती है, तो फिर वो वाला फोरम या वो वाली रेमेडी हासिल की जाएगी, ना कि ये इंजंक्शन। एक्सेप्ट इसकी एक एक्सेप्शन है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर अमानत में खयानत वाला कोई मैटर है तो उसको इसी के तहत रिलीफ हासिल किया जाएगा, उसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। बाकी जो है उसके अंदर अगर कोई अदर रेमेडी मौजूद है तो फिर वो उस अदर रेमेडी को ही